अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उमर शफीक। आप देख रहे हैं म्यूज़िक स्टेशन और आज है हमारा ऑल अबाउट अकूस्टिक गिटार सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5, जो कि पार्ट 2 भी है हमारी एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए म्यूज़िक थ्योरी की जो मिनी सीरीज़ है उसका। आई होप कि आपको पिछली वीडियो देख के मज़ा आया होगा। फर्दर चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी डिस्कशन नहीं है, डायरेक्टली वीडियो की तरफ मूव करते हैं मेन इन्फॉर्मेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो पेपर पेन पकड़ लो, वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स गो। अब वापस आते हैं म्यूज़िक की तरफ और ये देखते हैं कि हमारे जो म्यूज़िकल नोट्स होते हैं वो इन चीज़ों के साथ जो भी हमने डिस्कस की हैं इनके साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम अपने गिटार के ऊपर कोई नोट प्ले करते हैं तो सबसे पहले उस स्ट्रिंग के अंदर एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, उस वाइब्रेशन से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस वाइब्रेशन से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई और वो एनर्जी उन साउंड वेव्स के थ्रू ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुँची तो हमें वो साउंड सुनाई दिया। अब वो जो नोट हमने प्ले किया है वो एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है या कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हमारे जितने भी म्यूज़िकल नोट्स होते हैं वो सब के सब ऑलरेडी प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज़ पे होते हैं और एक नोट से दूसरे नोट के दरमियान में कितनी फ्रीक्वेंसीज़ का गैप है या जो भी इंटरवल हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है और उनकी जो रेंज है वो हमारे उसी 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान में आती है। अब एपिसोड नंबर 4 में जब हमने अपने गिटार की ट्यूनिंग की थी तो सबसे पहले हमने ई स्ट्रिंग ट्यून की थी, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने ए स्ट्रिंग ट्यून की थी और उस ट्यूनिंग के लिए हमने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ की थी। अब आप चाहे एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करें या कोई भी दूसरा ट्यूनर यूज़ करें, हर गिटार ट्यूनर की अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जो कि इंडस्ट्रियल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी साउंड अगर एक सेकंड के अंदर 440 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम ए नोट का नाम देते हैं। अब जैसा कि 440 हर्ट्ज़ को हम ए नोट का नाम देते हैं तो इसके बाद आने वाले जितने भी नोट्स होते हैं फॉर एग्जांपल बी सी डी ये जो भी नोट्स हैं वो अपने प्री डिफाइंड इंटरवल्स की वजह से अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं ए नोट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर ए की फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज़ है तो बी 493 है और इसी तरह सो ऑन सी डी ई एफ जी सब की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम 440 हर्ट्ज़ को लो करके 400 हर्ट्ज़ को ए नोट का नाम दे दें तो बाकी आने वाले जितने भी नोट्स हैं बी सी डी ई एफ जी उन सब की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली ए के अकॉर्डिंगली लो हो जाएगी। तो ये सारे नोट्स एक दूसरे के साथ लॉक्ड हैं प्री डिफाइंड इंटरवल्स के अंदर। तो ये ए के साथ जो 4 लिखा हुआ है आपने इससे परेशान नहीं होना, हम इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। अब म्यूज़िक में हमारे पास टोटल 12 डिफरेंट नोट्स होते हैं जिनमें से 7 हमारे प्लेन नोट्स होते हैं और 5 हमारे एक्सीडेंटल्स होते हैं। और हमारे एक्सीडेंटल नोट्स जो हैं वो हमारे इन्हीं प्लेन नोट्स के साथ रिलेटेड होते हैं। लेकिन इन नोट्स की तरफ बढ़ने से पहले कुछ एक दो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद इन नोट्स की तरफ हम दोबारा आते हैं। अब जब हम म्यूज़िकल नोट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने म्यूज़िकल नोट्स के कुछ कॉम्प्लेक्स नाम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है A#4 या कैपिटल बी देन स्मॉल बी देन 4। तो इसमें कौन सी चीज़ क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले देखते हैं कि कौन सा सिंबल किस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा। तो सबसे पहले हमारे पास है ये हैश सिंबल। ये जिस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम कहते हैं शार्प और ये स्मॉल बी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम कहते हैं फ्लैट। ये बेसिकली स्मॉल बी नहीं होता, ये एक म्यूज़िकल सिंबल है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैं इसको बी से डोनेट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपने अपने माइंड में ये दूसरा सिंबल रखना है। ऑक्टेव नंबर को हम फिर अभी थोड़ा सा पेंडिंग करें, इसको हम आगे देखते हैं। तो अब ये शार्प और ये फ्लैट होते क्या हैं। लेट्स सपोज कि हमने अपना गिटार ट्यून किया ट्यूनर के साथ बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग के ऊपर। 2-4 दिन हमने उस गिटार को नहीं प्ले किया तो पॉसिबिलिटी है कि जब हम गिटार को प्ले करने लगेंगे तो हमें फील हो कि उसकी ट्यूनिंग आउट हो चुकी हुई है। अब जिन नोट्स के ऊपर हमने गिटार के स्ट्रिंग्स को ट्यून किया हुआ था जब हम उनको ट्यूनर पे दोबारा चेक करेंगे तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। या तो वो नोट अपनी पिच से थोड़ा ऊपर चला गया होगा तो या वो नीचे आ गया होगा। अगर तो वो नोट अपनी पिच से ऊपर गया हो तो उसको हम कहते हैं कि ये नोट अपनी पिच से शार्प हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ इसकी पिच जा रही है। अगर वो नोट अपनी एक्यूरेट रीडिंग से नीचे को आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये नोट फ्लैट हो रहा है। तो फ्लैट और शार्प का कॉन्सेप्ट बड़ा बेसिक है। अगर एक नोट पिच से ऊपर जा रहा है तो वो शार्प हो रहा है और नीचे आ रहा है तो वो फ्लैट हो रहा है। तो अभी हमने बात की थी कि हमारे पास टोटल 12 नोट्स होते हैं जिनमें से 7 प्लेन नोट्स होते हैं और 5 एक्सीडेंटल्स होते हैं। और जो एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं ये इन प्लेन नोट्स के साथ रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब हम ए नोट से बी तक जाते हैं तो इन दोनों नोट्स के दरमियान में हमारे पास एक एक्सीडेंटल नोट होता है जो ए से भी रिलेट कर रहा होता है और बी से भी रिलेट कर रहा होता है। अगर इसको ए से रिलेट करें तो इसकी पिच ए से ऊपर होती है जिसकी वजह से हम इस नोट को ए शार्प कहते हैं। अगर हम इसको बी से रिलेट करें तो इसकी पिच बी से नीचे होती है
है तो हम इसको बी फ्लैट कहते हैं। और इन दोनों टर्म्स के अंदर सिर्फ नाम का डिफरेंस है, ये दोनों टर्म्स एक ही नोट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो 7 प्लेन नोट होते हैं उनके दरमियान में हमारे पास इस तरह 5 एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं। तो अब हम इन नोट्स को एक साथ देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास ए, उसके बाद होता है ए शार्प या बी फ्लैट, फिर बी और सी के दरमियान में हमारे पास कोई एक्सीडेंटल नोट नहीं होता। सी के बाद आता है सी शार्प या डी फ्लैट, फिर डी के बाद डी शार्प या ई फ्लैट, ई और एफ़ के दरमियान में फिर से हमारे पास कोई एक्सीडेंटल नोट नहीं होता। एफ़ के बाद हमारे पास आता है एफ़ शार्प या जी फ्लैट, उसके बाद हमारे पास जी के बाद जी शार्प या ए फ्लैट। तो इस तरह से हमारे ये 12 नोट्स पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्टेव की। हमारे पास ये जो 12 नोट्स होते हैं, अगर हम इन 12 नोट्स का एक ग्रुप बना लें तो उस ग्रुप का नाम होता है ऑक्टेव। अब अगर हम एक पियानो या कीबोर्ड की तरफ देखें तो हमें उसके ऊपर काफ़ी सारी कीज़ नज़र आती हैं और हर की के साथ एक नोट असाइन हुआ होता है। लेकिन हमारे पास तो म्यूज़िक के अंदर सिर्फ 12 नोट्स होते हैं, तो इतने सारे नोट्स कहाँ से आ गए। अब अगर तो हम इन कीबोर्ड कीज़ को गौर से देखें तो हमें इसमें एक पैटर्न रिपीट होता हुआ नज़र आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले 2 ब्लैक कीज़ हैं, फिर 3 ब्लैक कीज़ हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, और इस तरह से ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम ये जो 2 ब्लैक कीज़ हैं इनमें से पहली की को अगर हम नंबर 1 सपोज कर लेते हैं और इसके बाद काउंट करना शुरू करते हैं, तो हमें ये देखना है कि कितने स्टेप्स के बाद दोबारा हमारी 2 ब्लैक कीज़ की फर्स्ट वाली ब्लैक की आ रही है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन 13th। तो जैसा हमने बात की थी कि इन 12 नोट्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं। तो जब हम ये 12 नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो अगला नोट होता है वो हमारे पास 13th नोट नहीं होता, बल्कि वो अगले ग्रुप का, अगले ऑक्टेव का पहला नोट होता है। और इस तरह से ये ऑक्टेव हमारी जो स्पेक्ट्रम होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की, उसके अंदर रिपीट हो रहे होते हैं। और जिस तरह ऑक्टेव चेंज होता जाता है इसका नंबर भी चेंज होता रहता है, और ये चीज़ इनकी पिच पे डिपेंड कर रही होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ट्यूनर के ऊपर ए नोट चेक करें तो वहाँ पे अगर वो हमें A3 या A4 शो कर रहा हो तो इसका मतलब है कि जो भी ए नोट हम प्ले कर रहे हैं या वो 3rd ऑक्टेव में बिलोंग कर रहा है या वो 4th ऑक्टेव में बिलोंग कर रहा है। तो ये होता है हमारा ऑक्टेव नंबर। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जब हम एक ऑक्टेव के एक फॉर एग्जांपल ए नोट से ऊपर की तरफ पिच में ट्रैवल करना शुरू करते हैं और 12 नोट्स के बाद जब 13th पे दोबारा से ए नोट रिपीट हो जाता है, तो पिछले ए नोट में और इस ए नोट में डिफरेंस क्या है। ये दोनों नोट्स हारमोनिकली बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसा साउंड कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी पिचेस में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम A3 प्ले करेंगे तो एज़ कम्पेयर टू A4 उसकी आवाज़ बेसी होगी और उसकी पिच लो होगी। अगर हम A4 प्ले करते हैं तो A3 के कंपैरिजन में A4 की पिच ऊंची होगी और उसका साउंड बारीक होगा। लेकिन जब हम ये दोनों नोट्स एक साथ प्ले करेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि जैसे ये दोनों नोट्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्टली मर्ज हो गए हैं। तो ये दोनों नोट्स हारमोनिकली एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इनकी पिचेस में डिफरेंस है। डिफरेंट होने के बावजूद इन दोनों नोट्स की पिचेस के अंदर एक छोटा सा रिलेशन होता है, जिसको फिगर आउट करने के लिए हम बड़ी सिंपल सी इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए कि किसी भी ऑक्टेव के अंदर एक सर्टन नोट की अगर एक सर्टन पिच है तो उससे आगे वाले ऑक्टेव के अंदर जब वो सेम नोट दोबारा रिपीट होगा तो उस नोट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या उस नोट से पिछले ऑक्टेव के अंदर जो सेम नोट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। एज़ यूजुअल हम A4 की एग्जाम्पल को यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा है कि A4 की फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्स होती है। तो अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि A3 की फ्रीक्वेंसी क्या है या A5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो उसके लिए बिल्कुल एक सिंपल सी इक्वेशन यूज़ होगी। A4 की जो फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्स है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास A3 की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। लेकिन अगर हम A4 की 440 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास A5 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये बड़ा एक छोटा सा रिलेशन है इनके दरमियान में। तो किसी भी नोट को चेक करने के लिए कि जब वो अगले ऑक्टेव में आएगा दोबारा से तो उसकी पिच क्या होगी, हम सिंपली उस पिच को 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते हैं अगले या पिछले ऑक्टेव में चेक करने के लिए। तो A3 से A4 के दरमियान हमारे पास जितने भी नोट हैं, फॉर एग्जांपल B C D E F G, वो सब नोट्स इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे हैं और इसी तरह उनकी भी फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम अगले ऑक्टेव में या पिछले ऑक्टेव में जो उनका सेम नोट है उनकी फ्रीक्वेंसी को फिगर आउट कर सकते हैं। हम अपनी डिस्कशन में हर बार A नोट से स्टार्ट ले रहे हैं ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा हर ऑक्टेव चेंज होता है C नोट के ऊपर, जो कि इन 2 ब्लैक कीज़ के बिल्कुल पीछे वाली वाइट की होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड ऑक्टेव में काम कर रहे हो तो आप ये देख सकते हैं कि C2, D2, E2, F2, G2, A2, B2 और उसके बाद C3 आ जाता है। तो हमारा ऑक्टेव जो है वो C नोट के ऊपर जाकर चेंज होता है। और जितनी भी ब्लैक कीज़ आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे हमारे एक्सीडेंटल नोट्स हैं। तो इस तरह से ये नोट रिपीटेडली काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हमारे लेसन की, और ये चीज़ हम लोगों को याद होना इतना ज़रूरी है कि शायद आप लोग अभी इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
तो हमें करना क्या है, हमें ये नोट्स अच्छे से याद करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, देन अगैन ए। और इसके साथ साथ हमें ये पैटर्न रिवर्स में भी इसी तरह से याद होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए जी शार्प, जी शार्प, एफ ई, डी शार्प, डी सी शार्प, सी बी, ए शार्प एंड देन ए। और इस बात का अच्छे से ध्यान रखते हुए कि बी सी और ई एफ के दरमियान में एक्सीडेंटल नोट नहीं होता। और ये चीज़ आपको याद होने की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आप समझ लें कि हमारी जितनी भी फर्दर डिस्कशंस या एक्सरसाइजेज़ हैं वो इसी पैटर्न पे बेस कर रही हैं। तो आपको ये फॉरवर्ड और रिवर्स या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। हाँ जी, इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी और आई नो चीज़ें पाइल अप हो रही होंगी, काफ़ी जंबल अप हो रही होंगी, क्योंकि एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें आ रही, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है एक साथ इकट्ठी। इसलिए मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ कि अगर पेपर पेन होगा और एक दफ़ा अपने हाथ से खुद ही लिख के आप इसको गुजार लेंगे तो ना चाहते हुए भी चीज़ काफ़ी हद तक आपको याद हो जाती है। तो इसके बाद थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट के अंदर हम फर्दर थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काम आनी है, बड़ी ज़रूरी हैं। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने कि ये सारा कुछ आप लोग एक अच्छी तरीके से करो। ये वीडियोस जो हैं बीच में जो एनिमेशन चल रही है, ये मैंने कुछ सालों पहले बनाई थी, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो अभी जिस हम लेवल पे बात कर रहे हैं यही इन्फॉर्मेशन मैंने डिलीवर करनी है। अगर मैं नई वीडियोस भी बनाऊँ तो टाइम ऑलरेडी बहुत कम होता है। तो फिलहाल इन्फॉर्मेशन वही है, आपको चीज़ पूरी मिलेगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगली वीडियो में फर्दर डिटेल देखेंगे और मज़ीद चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। एक दफ़ा ये पूरा हो ले, अभी तो हमने फ्रेट बोर्ड जो है पूरा गिटार का उसको कैसे याद करना है, अभी तो वो चीज़ें भी हमने करनी है। बड़ा कुछ है याद करने वाला, प्रॉपर एक सब्जेक्ट है ये। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फर्दर चीज़ें देखते हैं। तब तक आप लोग ये याद करो, प्रैक्टिस करो। जो गिटार प्रैक्टिस पीछे ने दी थी 2 एपिसोड पहले, आप वो कर सकते हो। साथ साथ इस चीज़ को कैरी ऑन रखो ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहें। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। हैप्पी लर्निंग।